महबूब कौन। ख़वातीन व हज़रात, जब ईद आती है तो उसकी अपनी खुशी होती है। एक उसके साथ बहुत ही छोटी छोटी ईदें वाबस्ता होती हैं जो माजी में एक पुरानी लड़ी के साथ लटकती रही हैं। एक ज़माना होता है, या एक ज़माना था, जब हम अपने बाप की उंगली पकड़कर ईद पढ़ने जाते थे। फिर ये वक्त आया, अपने बच्चों की उंगली पकड़कर बहुत सारी ईदें हुई। फिर ये वक्त आया कि अपने बच्चों के बच्चों को साथ ले जाकर उन्होंने पीछे मुड़ मुड़ कर अपने बापों को ये कहा कि देखें दादा पीछे रह गया है, आहिस्ता चलो। फिर भी हम ईदें पढ़ने गए। इस ईद के रिश्ते से मुझे बात याद आई। आज से ठीक 22 बरस पहले मैं अपनी मस्जिद की चार दीवारी से ईद पढ़कर निकल रहा था और हम लोगों से मिल रहे थे। जब आप ईद की नमाज पढ़ चुके होते हैं तो फिर अपने दोस्तों, साथियों, अजीज़ों, दूसरे नमाजियों से गले मिलते हैं और एक ख़ास अंदाज का मुआनिका करते हैं। एक दफ़ा सर इधर एक दफ़ा उधर करते हैं। तो ये करते कराते जब हम बाहर निकले, बहुत सारे पुराने दोस्त मिले, तो मुझे अचानक ख्याल आया कि ये हम अपने दोस्तों को तो मिलते हैं जिनको जानते हैं और जो इस मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर हमारे दोस्त नहीं होते, लेकिन उनका हमारी ज़ात के ऊपर किसी न किसी हवाले से एहसान ज़रूर होता है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मॉडल टाउन में रहता हूँ, इस इलाके का जो थानेदार है, जो रात को सीटी बजाने के लिए सिपाही भेजता है, जो बाईसाइकिल पर गश्त करते हैं, वो कौन है? मुझे उनके साथ भी जाकर ईद मिलनी चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं और आप इसके लिए इतनी सारी कोशिशें करते हैं। चुनाचे मुझे पता नहीं था कि हमारा थाना कहाँ है। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ए ब्लॉक में, तो मैं गाड़ी लेकर वहाँ गया कि उनसे मिलूं। जब मैं गया तो उस थाने में हू का आलम था। सब लोग अपनी अपनी नमाज अदा करने के लिए जा चुके थे। जवानों को छुट्टी दी गई थी। थानेदार साहब, एसएचओ साहब अपनी पुरानी वजह की मैली सिलवटों से भरी वर्दी पहनकर और यहाँ उंगली में फंसाकर सिगरेट चुटकी बजाकर घुल झाड़ने के लिए कुर्सी पर बैठे थे। इन्होंने अपने पाँव मेज़ के ऊपर रखे हुए थे और वहाँ था कोई नहीं। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा जनाब इजाज़त है? कहने लगे फरमाइए जनाब आली। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कहने लगा जी हुक्म। इन्होंने पाँव नीचे उतार दिए मेज़ से और बैठ गए। थाने वाले जनाब आली या जनाब आला कहकर बुलाते हैं, उनका एक अंदाज़ है। तो कहने लगे जनाब अली क्या काम है? मैंने कहा कोई काम नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी थाने में आए और उसका कोई काम ना हो? मैंने कहा नहीं, आज मैं इस गरज से नहीं आया। आप एसएचओ हैं? कहने लगा जी मैं एसएचओ हूँ। मैंने कहा मैं आपसे ईद मिलने के लिए आया हूँ। तो बड़े हैरान से हुए और कहने लगे बड़ी मेहरबानी, वालेकुम ईद मुबारक। मैंने कहा देखिए थानेदार साहब, वालेकुम ईद मुबारक ऐसे तो नहीं हो जाती। आपको उठकर खड़े होना पड़ेगा और मेरे साथ ईद मिलनी पड़ेगी। ये तो कोई तरीका ना हुआ ईद मिलने का, मैं इतनी दूर से आया हूँ। उनको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैंने गुस्ताखी करते हुए उनके कंधों से पकड़कर जहाँ उनके स्टार्स लगे होते हैं उनको ऊपर उठाया तो खड़े हो गए। खड़े होकर मैंने उनको एक झप्पी डाली तो वो ज़रा सा घबराए। जब मैंने दूसरी तरफ सर करके मुआनका किया जो अंदाज होता है, तो उन्होंने इतनी ज़ोर से रोना शुरू किया कि मैं डर गया। या अल्लाह ये क्या हो गया? बहुत ऊंची आवाज़ में इतना बड़ा थानेदार, भारी भरकम जिस्म का आदमी ऊंची आवाज़ में रोने लगा तो मैं बिल्कुल लर्जा बरंदाम हो गया। तो वो जो तीसरा मुआनका होता है वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं घबराया हुआ था। रोते हुए उन्होंने कहा जनाब आली, अगर आप सच्चे आदमी हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 19 बरस की सर्विस में ये पहला मौका है कि कोई शख्स मुझे ईद मिलने आया है। किसी ने आकर मुझे झप्पी डाली है, वरना मैं और मेरी सारी कौम जो है थाने की अछूत है। हम चिंडाल हैं और हम चोर हैं और हमको इंसान नहीं समझा जाता। 19 बरस की सर्विस में आज पहली मर्तबा मुझे इंसान समझा है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और आप जैसा और कोई इंसान भी नहीं। लोगों ने हमारे दरमियान बहुत बड़ी खलीज पैदा कर रखी है। लोग हमारे करीब नहीं आते, हम लोगों के करीब नहीं जाते। ये गलती पता नहीं कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई है, और हम चाहते हैं कि हम मिलें
लेकिन हमारे ऊपर एक ऐसी शर्मिंदगी की चादर तनी हुई है कि हम मिल नहीं सकते। आप लोग चूंकि बड़े लोग हैं इसलिए आप हमारे करीब नहीं आते, तो फिर बार बार मुझसे पूछते कि आप सचमुच मुझसे मिलने आए हैं। तो मैंने कहा मैं सचमुच आपसे ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं मस्जिद से निकला हूँ, अभी मैं घर नहीं गया, आपसे मिलने आया हूँ। तो फिर कहने लगा आप बैठे मेरे साथ चाय पिए। मैंने कहा मैं ज़रूर बैठूंगा और ज़रूर चाय पीऊँगा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जब मैं उनसे मिलकर चला तो मेरे दिल में ख्याल आया घर जाते जाते कि ये मोहब्बत की वो कमी है जिसकी आमदोरफ्त हमारे दरमियान में रुक चुकी है, और हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, और इसमें बहुत बड़ी ऊंची दीवारें जो हमारे दरमियान खड़ी कर दी गई हैं। तो मैंने ये इरादा किया कि मैं अपने अदीब दोस्तों को, सहाफ़ियों को और दानिश्वरों को बुला के और थाने के उन लोगों को जो पुलिस के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं मिलाऊंगा और उनकी आपस में गुफ्तगू कराऊंगा, ताकि उनमें इर्तबात बाहमी पैदा हो और वो एक दूसरे को पहचान लें। तो इसका इंतज़ाम किया गया। हमारे यहाँ लाहौर में एक जगह है अल-फलाह, हमारा एक दफ्तर था नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन का, तो वहाँ एक हॉल था, उसमें बंदोबस्त किया। तो पुलिस वाले बहुत खुश हुए, वो अपनी नई नई वर्दियाँ अच्छी करफ लगी हुई इस्त्री की हुई अच्छे बूट चमका के आ गए। उनमें DIG, SSP, इंस्पेक्टर, SHO और काफ़ी हॉल जो था वो भरा हुआ था। फिर अलग कुर्सियाँ भी थीं, और हम लोग जो थे हमारे साथी दानिश्वर, अदीब, सहाफ़ी, वो भी मौजूद थे। ये हमारे दरमियान बड़ा खला है और बहुत बड़ी खलीज है, उसको पुर करना चाहिए और उसको ब्रिज ओवर करना चाहिए। तो मैंने उनको जहमत दी है, आए आप भी कुछ बात करें, ये भी करें। अच्छी है ये इब्तिदा। जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में ख़ास तौर पर इंग्लिस्तान में जो बॉबी मोहब्बत की नज़रों से देखता है, बॉबी जो सिपाही होता है उसका बच्चों ने प्यार से नाम बॉबी रखा हुआ है। और जितने बच्चे स्कूल जाते हैं और रास्ते में कोशिश करते हैं कि बॉबी उनको मिले जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है, वो उससे हाथ मिला कर जाएं। बॉबी की भी ये ख्वाहिश होती है कि स्कूल जाते बच्चों को साथ चिमटा के थपकी दे, कि अगर उसकी जेब में कोई मीठी गोली, लेमन ड्रॉप हो, वो रखता है जेब में, वो उनको ज़रूर देता है। उनके दरमियान मोहब्बत का बहुत गहरा रिश्ता होता है। ऐसे ही लोग हैं जो रास्ता पूछने वाले कोई भी आपकी मुश्किल हो तो आप अपने बॉबी से पूछते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। मैं लंदन में था तो एक माई बुड्ढी हमारे यहाँ की, कोई उसको ज़बान भी नहीं आती थी, तो बॉबी उसके साथ बेचारा लगा रहा। अब वो बोल रही थी पंजाबी और वो अंग्रेज़ी। अब बाहमी गुफ्तगू जारी थी। वो एक ही बात कह रही थी कि बरहमी गांव में जाना है, बरहमी गांव जाना है, तो वो समझता नहीं था। तो मैंने भी माई से पूछा, मेरी बीवी भी साथ थी, कि तुम क्या बरहमी गांव कह रही हो? तो उसने पंजाबी में कहा कि मुझे ब्राह्मी गांव जाना है और मेरा बेटा वहाँ है। तो वो बाद में पता चला कि वो बर्मिंघम जाना चाहती थी और बरहमी गांव तलाश कर रही थी। तो इतना हमें पता चल गया। उसने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं इस मुश्किल से निकल गया हूँ। वो बर्मिंघम गांव जाना चाहती थी, आई वुड हेल्प हर, आप घबराएं नहीं। मैंने कहा कैसे? अब ना उसके पास टिकट है, लंदन तक तो वो पहुँच गई, जहाज़ ने उतार दिया। कहने लगा नाउ इट इज़ माई ड्यूटी, तो मैं उसको लेकर जाऊँगा। तो मैंने कहा आप कैसे जाएंगे? कहने लगा नहीं, हमारे पास रोज़मर्रा के अखराजात में से सरकार ने इतने पैसे दिए होते हैं कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करें, तो मैं ले जाऊँगा, अपना भी टिकट खर्च करूँगा, उसका भी करूँगा और उसको मंजिल तक पहुँचाऊँगा। तो अगर उसका बेटा जिसका पता इसने बताया है उसके यहाँ से पैसे मिल गए तो ठीक है, वरना मैं आकर अपने महकमे को बता दूँगा। तो मैं ये चाहता था कि हमारे दरमियान भी इस किस्म का रिश्ता कायम हो, तो कैसी मोहब्बत की बात है। हॉल में ये बात कर चुकने के बाद फिर मैंने अपने एक जो सीनियर दोस्त थे उनसे कहा कि आप इनसे गुफ्तगू करें। तो वो आए रोस्ट्रम के ऊपर, माइक पर खड़े होकर उन्होंने कहा बड़ी खुशी का मौका है, अशफाक साहब ने ये बंदोबस्त किया है, हम बहुत खुश हैं। आज बहुत सारे पुलिस वालों से मिलने का इत्तफाक हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आजकल रिश्वत का क्या रेट है? तो सारे किए धरे पर उन्होंने पानी फेर दिया, एक ही बात कह के। इन्होंने कहा अच्छा अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें बुलाया था और इस तरह से जलीलो ख्वार करके भेज दिया है। अब ठीक है, आपकी मर्ज़ी। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी उनकी मिन्नतें की, लेकिन वो सारे सीटों से उठ गए और कहा यह हमारे साथ होना था। उसको भी कहा
बाबा हम ये तो आपस में मोहब्बत पैदा करने की कोशिशों में थे। कहने लगा नहीं जी, जी नहीं, ये नामाकूल लोग हैं, इनके साथ मोहब्बत नहीं की जा सकती। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो मोहब्बत का मामला है इसको भी हम लोग अच्छी तरह समझे ही नहीं। मेरी बीवी अपने बेटे को, जो सबसे बड़ा बेटा है, उसको गालिब पढ़ा रही थी। वो स्टूडेंट तो था साइंस का, बीएससी का, उर्दू उसका ऑप्शनल मजमून था। गालिब वो पढ़ा रही थी तो ऊपर बैठा कुछ तवज्जो नहीं दे रहा था, मैं नीचे बैठा अखबार पढ़ रहा था। हमारी एक मयानी सी है, तो उस पर बैठकर पढ़ रहे थे। तो मेरी बीवी ने आवाज़ देकर शिकायत की, देखो जी ये शरारतें कर रहा है और खेल रहा है कागज़ के साथ और तवज्जो नहीं दे रहा, मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो उसने कहा अब्बू इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अम्मी का कसूर है। इनसे पूछ रहा हूँ अम्मी महबूब क्या होता है, और ये बता नहीं सकती कि महबूब क्या है। मैंने कहा बेटे मैं बताता हूँ कि महबूब वो होता है जिससे मोहब्बत की जाए। कहने लगा ये तो आपने ट्रांसलेशन कर दी, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि महबूब कौन होता है। ये अम्मी ने भी नहीं बताया था। आप एक छोड़कर दो अदीब हैं, दोनों ही नाक़िसल अक़ल हैं, क्या आप समझा नहीं सके। मैंने कहा ये बात ठीक कह रहा है। तो हमने उसका ट्रांसलेशन कर दिया, लेकिन महबूब की डेफिनेशन तो दे नहीं सके। बानू कुस्सिया और वो मेरा बेटा नीचे उतर आए। मैंने कहा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, डेरे पर वहाँ से पूछते हैं ये महबूब क्या होता है। उसने कहा छोड़ें, आप हर बात में बाबा को ले आते हैं, वो बेचारे अनपढ़ आदमी हैं, बकरियां वकरियां रखी हैं गडरिया किस्म के, वो क्या बताएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे जाने दें प्लीज़। बानू कुस्सिया भी साथ बैठ गई। गाड़ी लेकर हम निकले, वहाँ पहुँचे इन्फेंट्री रोड पर। बाबा जी हांडी वगैरह पकाने में मसरूफ़ थे, दाल पका रहे थे, साथ तनूर था, रोटियां लगवाने के लिए लोग बैठे हुए थे। तो ये मेरी बीवी उतरी जल्दी से, और पहले ही पहुँच के उसने जल्दी से ऊँची आवाज़ में ये कहा जो बाहर मुझे सुनाई दी। मैं ताला लगा रहा था गाड़ी को। उसने ऊँची आवाज़ में कहा बाबा जी महबूब क्या होता है। तो बाबा जी की आदत थी कि वो उंगली उठाकर बात करते थे। जब कोई डेफिनेशन देनी होती थी, कोटेबल कोट होती थी, तो हमेशा उंगली उठा के बात करते थे। और उन्होंने एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ पता नहीं कहाँ से सीखा था, नोट। तो हम अटेंटिव हो जाते थे कि अब इसके बाद कोई ज़रूरी बात आ रही है। तो उन्होंने डोई छोड़ दी जो फेर रहे थे, कहने लगे नोट, महबूब वो होता है जिसका ना ठीक भी ठीक नजर आए। ये डेफिनेशन थी। बच्चों की काफ़ी चीज़ें ना ठीक होती हैं, लेकिन माँ उससे मोहब्बत करती है, उसकी हर चीज़ ना ठीक होती है। महबूब वो होता है जिसके ना ठीक का पता होता है कि ना ठीक है, लेकिन ठीक नज़र आता है। मैंने कहा आ जाओ भाई। तो हम ये जो पुरिया थी साथ लेकर आए। मेरे जहन पर इसका असर था। जब मैं नमाज ईद पढ़ने गया थानेदार साहब से मिलने, तो मैंने ये सोचा कि बावजूद इसके कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ना ठीक आदमी हैं, लेकिन अब अगर कोई हमको मोहब्बत की पुड़िया देना चाह रहा है तो उनको ना ठीक वालों को ठीक समझकर ही अप्रोच की जा सकती है ना। तो बड़ी कोशिशें की, लेकिन इब्तिदा में ऐसा ना हो सका। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि ये तबका अपने तौर पर बड़ा मजलूम है। मैं उनसे मिलता रहा, अपने उस दोस्त से जिससे नई नई दोस्ती पैदा की थी। तो मैंने कहा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो मुझे कहने लगे अगर आपको कभी मौका मिले तो एक दस्ता कागज़ों का थाने में दे दें। एक दस्ता कागज़ों का 12 आने का आता था, और 2 पेंसिलें जिसके पीछे रबड़ लगा हुआ हो। तो मैंने कहा आपको स्टेशनरी नहीं मिलती सरकार की तरफ से। कहने लगे मिलती है, सारे थाने की 11 रुपये महीने की स्टेशनरी होती है। तो मैंने खुद अपने दोस्तों से कहकर उनको तोहफ़तन स्टेशनरी जितनी भी हम मुहैया कर सकते थे उन्हें देते रहे, और वो खुश होते रहे। फिर मैं सोचता था इनको बॉबी में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है। ये तो बहुत मुश्किल बात है कि हमने पूरा ताल्लुक़ ही इनसे तोड़ा हुआ है, उन्होंने हमसे तोड़ा हुआ है, किसी वजह से टूट गया है, तो अब इस्तवार हो नहीं सकता। फिर मैंने देखा मेरा दफ्तर माल रोड पर था। मियाँ मीर पुल पर वहाँ सिपाही सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए थे, और किसी सरबराह मुमलिकत को एयरपोर्ट जाना होता था। वो गवर्नर हाउस से निकलता था, एयरपोर्ट जाता था, और गर्मी में धूप में बुरी हालत में खड़े होते थे। अब पता नहीं वो कब निकले सरबराह मुमलिकत, सदर हो या वज़ीर आज़म। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह 10 बजे के खड़े शाम के 3 बज गए। मैं 2-3 दफ़ा दफ्तर से निकला, मैंने देखा तो उनसे पूछा गुजरा नहीं साहब एयरपोर्ट को जाने के लिए।
उन्होंने कहा जी वो निकले थे गवर्नर हाउस से, फिर उनको कुछ काम पड़ गया और फिर वापस चले गए। वहाँ कोई पैगाम टेलेक्स आ गया, वो वहाँ पर बैठे हैं, मीटिंग हो रही है। तो मैंने कहा आप यहाँ खड़े हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप कैसे खड़े हैं? कहने लगे हम हिल नहीं सकते। मैंने कहा आपने पानी पिया है? कहने लगे नहीं जी, हमारा कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। मैं अपने दफ्तर गया तो हमारे पास फजूल पुरानी बाल्टियाँ गंदी किस्म की थीं, उनमें पानी जो घड़े का था ठंडा भी नहीं कर सके, कोई ऐसा इंतज़ाम था ही नहीं। डाल के 2 गंदे मंदे गिलास लेकर आया और उनको पानी पिलाया तो बेचारे बड़े शुक्रगुजार हुए। वो मुझे बहुत अच्छा और नेक आदमी समझने लगे कि लाहौर में एक अच्छा आदमी है, वरना इनको पानी कौन पिलाता है। जब शाम हमारा दफ्तर बंद हुआ और हमारे सरबराह मुमलिकत चले गए तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हिलते हुए वापस जाने लगे। तो मैं जा रहा था घर को, जब मैंने उनको देखा तो पूछा आपके जाने का कोई बंदोबस्त है? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, सुबह हमको फेंक जाते हैं यहाँ पर, हम जुल्म करके डंडा दिखा के किसी को रोक लेते हैं कि हमें सड़क पर यहाँ उतार दो, हमारी यहाँ ड्यूटी है, शाम को वापस जाते वक्त कोई हमारा इंतज़ाम नहीं है। तो फिर मैंने गाड़ी रोकी और कैरियर उन्हें कहा कि बैठें। अब वो 25-30 सिपाही और आपने अगर छोटी कैरियर गाड़ी चलाई हो और उसमें पीछे इतना लोड हो और आप मोड़ें कि एक दफ़ा तो आप गिरते गिरते बचें। वो कहने लगे अगर आप हम पर बहुत मेहरबानी करना चाहते हैं तो आप चेयरिंग क्रॉस तक पहुंचा दें, वहाँ से हम कोई बंदोबस्त कर लेंगे। तो मैं उन्हें लेकर गया वहाँ तक। ये बात जो थी मेरे लिए बड़ी तकलीफ देह जब भी थी और अब भी है, और मेरी आरज़ू जब भी थी और अब भी है कि इनको मैं बॉबी से भी ज़्यादा बेहतर रूप में देखूं और हमारे और इनके दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो। ये ना हो सका। ये आरज़ू मेरे अपने तौर पर परवान चढ़ती रही। तो फिर एक आईजी आए, बहुत अदीब नवाज थे, चौधरी सरदार मोहम्मद उनका नाम था। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आप आएँ और उनको एड्रेस करें, और मिले। कुछ और अदीबों को भी साथ लेकर गया। उनके साथ बातचीत हमने शुरू की तो उनको ये पहली दफ़ा एहसास हुआ कि ये अताउल हक कासमी हैं, ये अमजद इस्लाम अमजद हैं, ये असगर नदीम साहब हैं। बड़ा हौसला हुआ उनको, और ये हमारी इज़्ज़त अफजाई के लिए आए हैं। तो इन्होंने हमें दावत दी कि गुजरावाला आके हमसे बात करें। गुजरावाला जाके उनसे गुफ्तगू हुई। वो इतने खुश हुए, इतने मुतासिर हुए। वहाँ पर एक हमला कर दिया था डाकुओं ने। ओजला कलां एक जगह थी जहाँ पर उनकी जगह है, वहाँ पर मुकाबला हुआ और 8 पुलिस ऑफिसर जो थे वो शहीद हुए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तैयार हैं अगर हमें इज़्ज़त की दौलत मिलती है। तो ख़वातीन व हज़रात, हमने इस पर कभी गौर नहीं किया कि लोगों को पैसे की, रुपए की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी एहतराम की, इज़्ज़त नफ्स की, तौक़ीर ज़ात की होती है। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इसका रिवाज बड़ा कम है और हमने कभी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। आप हैरान होकर सोचते होंगे कि वो लोग जो पैसा कमाते हैं, चुराते हैं, रिश्वत लेते हैं, और हमने इनको इंटरव्यू करके पूछा कि आप क्यों रिश्वत लेते हैं, क्या वजह है कि आप ऐसे कभी फेल में दाखिल होते हैं। तो वो कहते हैं हम बहुत सारा रुपया लेकर इकट्ठा करके उससे इज़्ज़त ख़रीदते हैं। पैसा ज़्यादा होगा तो देखिए ना, फिर आप उनको सलाम करेंगे। वो इज़्ज़त ख़रीदते हैं नाजायज़ तरीके से, और जब ख़रीद चुकते हैं तो फिर मोतबर बनते हैं। बड़ी कार में बैठते हैं, हाथ में टेलीफोन उठाते हैं, दूसरे में क्लाशिनकॉफ होती है, और आप कहते हैं सलाम चौधरी साहब। अगर ये सब कुछ किए बगैर साहिबान इज़्ज़त को इज़्ज़त अता की जाए, या जो आदमी जिस मकाम पर है उसको इज़्ज़त अता करके इतना जज कर दिया जाए, जज मैं कह रहा हूँ कि वो कोई बदफेल कर ही नहीं सकता कि मैं एक साहिबे इज़्ज़त आदमी हूँ। तो तरक्की याफ्ता मुआशरों ने इसी ट्रिक को अपनाया है। उन्होंने लोगों को वो ड्यू इज़्ज़त अता कर दी है, और वो लोग अपनी इज़्ज़त की तलवार अपने पहलू के साथ लटकाकर कोई ऐसा फेल नहीं कर सकते जो इनको तज़लील की तरफ, बेइज्जती की तरफ माइल करे। वो कहते हैं हम इज़्ज़तदार आदमी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह मैं पिछली मरतबा अर्ज़ कर रहा था कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप रोज़ेदारों में शामिल हो जाते हैं। एक ख़ास किस्म की इज़्ज़त अपनी निगाहों में होती है। फिर चाहे आप कहीं भी हों, गुस्लखाने में हों, बंद कोठों में हों, छुपे हुए हों, पानी चोरी से नहीं पीते, कोई चीज़ नहीं खाते, कोई आपके ऊपर सिपाही नहीं होता, थानेदार नहीं होता, कोई उसकी कदगन नहीं होती कि ये बंदा जो है इसके ऊपर निगाह रखी जाए। हम ये कहते हैं कि हमारी हुकूमतें जो हैं इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए।
मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतें तो बड़ी बेईमानी और लायानी सी चीज़ें होती हैं। एक दूसरे की बीमार परसी, एक दूसरे की मिजाज परसी इंसान ही करते हैं। वही एक दूसरे का पालन कर सकते हैं, वही एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। हुकूमतें कभी नहीं दे सकती। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज़ बतदरीज कम हो रही है और हमें ऐसे मराकज़ की और ऐसे डेरों की ज़रूरत है जहाँ चाहे हमें तालीम ना मिले, जहाँ चाहे हमको ग्रामर ना सिखाई जाए, जहाँ चाहे हमको दर्स ना मिले, लेकिन लोगों की तकरीम ज़रूर हो और ये ना कहा जाए कि ये साहिब इल्म नहीं है इसलिए हम इज़्ज़त नहीं करते। हम ये कहेंगे चूँकि ये इंसान है और ये हज़रत आदम की औलाद है इसलिए हम इसकी इज़्ज़त ज़रूर करें। हमारे डेरे पर एक दफ़ा एक नौजवान आया, इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा, और वो साइकिल पर चढ़ा हुआ साइकिल के साथ ही अंदर आ गया। तो जहाँ बाबा जी बैठे थे चारपाई के ऊपर, वहाँ पाए पर पैर रखकर कहने लगा, ओ बाबा, तू क्या लोगों को गलत तालीम दे रहा है और उनको उल्टी उल्टी बातें पढ़ा रहा है। इस पर हम बहुत नाराज़ हुए कि जनाब ये क्या बात हुई। तो उसने कहा, तुझे पता है कि इंसान जो है वो एवोल्यूशन के साथ इंसान बना है, पहले इंसान बंदर होता था। बाबा जी ने कहा, बेटा तुम कम से कम ये बात ना करो, हमारी तो इज्जत अफजाई हुई है, तो तू पैगंबरों की औलाद से है। हम बड़े हैरान हुए, कहने लगे, ये बाबा आदम का बेटा हमारे पास तशरीफ़ लाया है, अपने आप को कभी भी बंदरों की औलाद ना कहना, तुम नबियों की औलाद हो। अब जब उसने ये बात सुनी कि वो नबियों की औलाद है तो वो इस बात पर बहुत खुश हुआ और फिर एक और तरह से एक और रुख लेकर चला गया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बातें सुनी, और आपका भी जो हमसे कुछ दूर हैं लेकिन दिलों के करीब हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। शुक्रिया।